नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, चोल वंश चल रहा था तो चोल वंश कंप्लीट किए थे। आइए देखते हैं दोस्त, चोल वंश का प्रशासन। चोल वंश के प्रशासन की बात करते हैं। चोल वंश का प्रशासन में स्वरूप देखा जाए तो इसका स्वरूप राजतंत्रात्मक था। चोल वंश का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। चलिए शुरू करते हैं। राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक, वंशानुगत एवं ज्येष्ठा अधिकार के आधार पर आधारित था। चोल वंश का प्रशासन राजतंत्रात्मक, वंशानुगत एवं ज्येष्ठाधिकार के आधार पर आधारित था। कुछ इतिहासकार विद्वानों का तर्क है कि विद्वानों ने तर्क दिया है कि राज्य का स्वरूप दैवी राजत्व के सिद्धांत पर आधारित था। राज्य का स्वरूप दैवी राजत्व के सिद्धांत पर आधारित था, क्योंकि कुछ मंदिरों में राजाओं और रानियों की मूर्तियों को स्थापित कर पूजा अर्चना एवं वंदना की जाती थी। चोल वंश के शासक निरंकुश नहीं होते थे। चोल वंश के शासक निरंकुश नहीं होते थे। वे कानून निर्माता न होकर के सामाजिक नियमों और व्यवस्था के प्रतिपादक होते थे। सामाजिक नियमों एवं व्यवस्था के प्रतिपादक होते थे। राजकीय आदेशों को अवले नामक अधिकारी लिपिबद्ध करता था। राजकीय आदेशों को अवले नामक अधिकारी लिपिबद्ध करता था। अवले नायकम है दोस्त, अवले नायकम राजा का सचिव होता था। अवले नायकम राजा का सचिव होता था। इसके बाद प्रशासनिक इकाइयां। चोल वंश की प्रशासनिक इकाइयां इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाते हैं। चोल वंश की प्रशासनिक इकाई राष्ट्रम सबसे बड़ी इकाई है। राष्ट्रम के बाद मंडलम से छोटी वलनाडु को कोट्टम कहते हैं। वलनाडु के बाद नाडु के बाद कुर्रम के बाद यानी गांव। सबसे छोटी इकाई है यही गांव है। इसको देखते हैं। इसके बाद देखते हैं चोल वंश के आय का स्रोत। आय का स्रोत है, पहला है भू राजस्व कर, जिसे आयम कहते हैं, पैदावार का 1/3 वसूल करता था। तो देखते हैं चोल वंश के राजा हैं, तो चोल वंश के राजाओं का आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भू राजस्व कर था। भू राजस्व कर का निर्धारण भूमि की उर्वरा शक्ति और फसल चक्र को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता था। भू राजस्व कर का निर्धारण भूमि की उर्वरा शक्ति और फसल चक्र को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता था। सामान्य रूप से भू राजस्व की दर 1/3 भाग निर्धारित की गई थी। भू राजस्व की दर सामान्य रूप से 1/3 भाग निर्धारित की गई थी। फसल बर्बाद हो जाने पर अथवा दैवी आपदा आ जाने के पश्चात भू राजस्व को राजाओं द्वारा माफ कर दिया जाता था। यदि कोई दैवी आपदा आती है तो राजाओं द्वारा उसे माफ भी कर दिया जाता था। लगान को कडियम कहा जाता है। जो लगान वसूला जाता है उसे कडियम कहा जाता था। और वृक्ष कर को मर मज्जडी कहा जाता था। वृक्ष कर मर मज्जडी कहलाता था। मर मज्जाडी कहलाता था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों चोल वंश का सैन्य व्यवस्था।
चोल वंश की सैन्य व्यवस्था। चोल वंश की जो सैन्य व्यवस्था थी उच्च कोटि की थी और चतुरंगणी सेना थी। चतुरंगणी सेना थी, अच्छी सेना थी, जैसे पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना और नौसेना, 4 प्रकार की सेना थी। चोल वंश के शासकों की सैन्य व्यवस्था उच्च कोटि की थी। चोल वंश के शासकों की सैन्य व्यवस्था उच्च कोटि की थी। इनकी चतुरंगणी सेना में नौसेना जो है सुव्यवस्थित थी नौसेना। नौसेना के बल पर ही राज प्रथम नौसेना के बल पर ही राज प्रथम ने राजेंद्र चोल प्रथम ने श्रीलंका पर अधिकार करने में सफल हुए थे। राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम ने श्रीलंका पर अधिकार करने में सफल हुए थे। चोल वंश के सेनापति को महादंड नायक कहा जाता था। चोल वंश के सेनापति को महादंड नायक कहा जाता था और सेना की टुकड़ियों को नायकों के अधीन रखा जाता था। इसके बाद देखते हैं चोलकालीन न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था का प्रधान राजा होता था। वह धर्मासन नामक न्यायालय पर बैठकर न्याय करता था और उसका निर्णय धर्मासन भट्ट कहलाता था। धर्मासन भट्ट निर्णय। तो आइए न्याय व्यवस्था देखते हैं चोल वंश की। न्याय व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी और सरल थी। चोल वंश की न्याय व्यवस्था सरल थी। जो चोल वंश है, चोल वंश की न्याय व्यवस्था सरल थी। न्याय व्यवस्था का प्रधान राजा होता था। न्याय व्यवस्था का प्रधान राजा होता था। राजा के न्यायालय को धर्मासन और राजा द्वारा दिए गए निर्णय को धर्मासन भट्ट कहा जाता था। राजा कभी कभी धार्मिक मामलों में अपने गुरुओं से भी सहयोग लेता था। कभी कभी गुरुओं से भी सहयोग ले लेता था शासन के लिए, न्याय के लिए। प्रत्येक इकाइयों पर न्याय करने को प्रावधान था। प्रत्येक इकाई पर न्याय का प्रावधान था। हत्या के अपराधी को मंदिरों में अखंड ज्योति जलाने का दंड दिया जाता था जो हत्या करता था। पशु चोरी करने वालों अपराधी को दंड में उसकी संपत्ति जब्त करके मंदिरों को दान में दे दी जाती थी। पशु चोरी पर राजद्रोह करने पर अपराधी का न्याय राजा करता था। राजा अपनी इच्छा अनुसार उसे मृत्यु दंड अथवा संपत्ति जब्त करने का दंड दे सकता है, जो राजद्रोही होता है। अब देखते हैं चोल वंश की स्थापत्य कला। चोल वंश के शासकों ने अत्यधिक रुचि मंदिर निर्माण में दिखाई। चोल वंश के जितने भी शासक थे, इन्होंने सबसे ज्यादा अपनी अत्यधिक रुचि मंदिर निर्माण में दिखाई। विजया चोल ने नरतमलाई में चोलेश्वर मंदिर और निसुम सुदनी के दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया था। विजया चोल ने चोलेश्वर मंदिर की विशेषता है, चोलेश्वर जो मंदिर है जिसको विजय चोल ने बनवाया। चोलेश्वर मंदिर की विशेषता है कि यह मंदिर वृत्ताकार बना हुआ है। वृत्त की तरह गोलाकार बना हुआ है। आदित्य प्रथम ने सुंदरेश्वर मंदिर बनवाया था। परांतक प्रथम ने कोरंगनाथ का मंदिर निर्माण करवाया था। अब परांतक प्रथम ने कोरंगनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया था।
चोलकालीन मंदिरों का चरमोत्कर्ष राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम के काल में हुआ। चोलकालीन मंदिरों का चरमोत्कर्ष राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम के काल में हुआ। राजराज प्रथम को निर्माताओं का शहंशाह कहा जाता है। राजराज प्रथम को निर्माताओं का शहंशाह कहा जाता है। उसने तंजौर में 3 मंजिलों वाला सबसे विशाल बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम में 8 मंजिलों वाला बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है राजेंद्र चोल प्रथम ने। यह मंदिर स्त्रियों चित्र गुणों से प्रभावित था। बृहदेश्वर मंदिर स्त्रियों चित्र गुणों से प्रभावित था। उत्तरकालीन चोल शासकों में राजराज द्वितीय ने दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। उत्तरकालीन चोल शासकों में राजराज द्वितीय ने दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराज द्वितीय ने। कुलोत्तुंग द्वितीय ने त्रिभुवनेश्वर में कंप हरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने त्रिभुवनेश्वर में कंप हरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नोट एक देख लीजिए, नोट इसके बाद कंप्लीट होता है। नोट, पल्लव काल में जन्मी द्रविड़ शैली का चोल काल में विकास ही नहीं हुआ, बल्कि वह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। पल्लव काल में जन्मी द्रविड़ शैली का चोल काल में विकास नहीं हुआ, बल्कि वह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। अगला पॉइंट है, चोल वंश के सिक्कों को कासु कहा जाता था। चोल वंश के सिक्कों को कासु कहा जाता था। तो दोस्तों, प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो चुका है। दोस्त, आप लोग नोट्स बनाते चलिए। जितना अच्छा नोट्स रहेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। तो नोट्स दोस्त बनाते चलिए। बाकी हम आपके साथ हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।